हेलो नबिहा। देख बेटा, कल ना मैंने तुमसे बोला था ना कि हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल फिर तुमने मुझसे पूछा कि आप मुझे ना एयर का पूरा कंप्लीट कंपोजिशन बताओ, और ताकि मैं जो है उसे स्टैंडर्ड लेवल तक लर्न रख सकूँ। देखो, पता है तुम्हें क्या होता है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो भी पढ़ चुके हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में सेटअप रहे, तो हमें पता है किसी पॉइंट से सिर्फ एक चीज़ सोचनी होती है कि वहाँ पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। और अगर ये चीज़ पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में होती है तो हमारे लिए उसे याद रखना बहुत आसान होता है। तो तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था कि एयर जो होती है उसका कंपोजिशन कई बार पूछा जाता है एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, आरपीएससी में, यूपीएससी में बहुत जगह पूछा जाता है। सो दैट यहाँ मैं आपको ये क्लियर करूँ कि मैटर का वो टाइप जिसे हम एयर बोल रहे हैं या गैसेस बोल रहे हैं वो किन से मिलकर बनी। देखिए, गैसेस तो हम देखें, अगर इंडिविजुअल देखें तो ऑक्सीजन होती है O2 जिसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, HCl भी अगर इन फॉर्म ऑफ द गैस हो सकती है। उसके अलावा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हो सकती है। इनमें कुछ अलग अलग गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों बाबू, ये बाबू जिस सांस लेता है ना, जो ऑक्सीजन इसके जाती है वो भी क्या है, गैसेस है, पर वो मिक्सचर में जाती है। पर बाबू के पास पता है कैपेसिटी है, मजाक कर रही हूँ, बाबू के बारे में बात कर रही हूँ। सो दैट बाबू के पास पता है कैपेसिटी है, इसके लंग्स में जो पूरी एयर जा रही है, इसके लंग्स जो हैं वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा लेवल मेंटेन करते हैं, जिसे हम जब पढ़ेंगे तो आगे स्टडी करेंगे उसकी रिगार्डिंग। केवल ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है इसके लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्रेशर डिफरेंस होता है, PCO2 PO2 हम पढ़ेंगे, वहाँ आप समझेंगे। तो मतलब बाबू जो मिक्सचर ऑफ द गैस ले रहा है उसमें से इसके यूज़ की केवल क्या है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर देता है। अच्छा, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड्स जो होती है उसका यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट रेस्पायरेशन में ध्यान रखना है कि प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी लिविंग सब्सटेंस है, वो लिविंग सब्सटेंस, हाँ बैक्टीरिया और वायरस, सॉरी बैक्टीरियाज वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का नहीं लेते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरियाज अलग होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एक्सेप्शन केसेस मान लो। इन जनरल जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब रेस्पायरेशन अगर कर रहे हैं तो फिर वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है रेस्पायरेशन में, कंबंशन में, कई डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन का जो यूज़ है वो केवल रेस्पायरेशन ही नहीं है, कंबंशन जो हो रहा है, जो बर्निंग हो रही है, फ्यूल का बर्न होना है, उसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। कोई डिकम्पोजिशन जब होता है तो वहाँ भी स्टार्टअप जो होता है वो ऑक्सीजन से ही होता है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज अ वेरी यूजफुल गैस। अब एयर जो है इसमें अलग अलग रेशो है, किसका, अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस का। जैसे सबसे डाटास को हम स्टडी करें कि अगर हम देखें कि कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं वो आपके मिलते हैं, तो हम देखेंगे एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, CO2, उसके बाद आर्गन, वाटर वेपर्स, सिलिका के पार्टिकल्स, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एक्सेट्रा, ये सब है। अब इसमें पता है क्या परसेंटेज पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछेगा तुमसे, परसेंटेज पूछेगा। सो दैट अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है तो योर आंसर विल बी 78%। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो इन जनरल पॉइंट्स में ना बताओ तो 21% चल जाता है, बट बेसिकली वो होता है आपके 20.9%। उसके बाद अदर गैसेस जो होती हैं वो 0.17% होती हैं। उसके अलावा आर्गन जो है वो, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट आउट है, पॉइंट बिल्कुल बहुत, जैसे कहते हैं ना पॉइंट, ऐसा पॉइंट है जिसे आपको अंडरलाइन रखना है दिमाग में कि आर्गन, जो आपने इनर्ट गैसेस पढ़ी थी ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, उनमें आर्गन एक ऐसी गैसेस है जो आपके एयर में एक अच्छा परसेंटेज रखती है। बाकी तो फिर रेयर होती है, बहुत कम होता है उनका कॉम्बिनेशन। बाकी आर्गन जो होती है वो 0.90%, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1% आप यू मान लो। वैसे 90 है तो 1 तो नहीं मान सकते, बट हम 0.90% जो है वो आपके क्या होती है, आर्गन होती है। अब सवाल ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है ना,
तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03% इन जनरल। बट अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होना तो ये 0.03 जो है अब बढ़ गया है। अब तो जो आता है जहाँ पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं वहाँ पर 0.04 के आसपास आने लगा है अब तो। और उसके बावजूद देख रहे हैं आप इतना सा बढ़ने के बाद कितना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो सोचो आप कितना ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाने से इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके ये कॉम्बिनेशन है ना, ये आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ हम इस बात को कंसीडर ना करें कि कहाँ हमारे काम में आना है। तो आप ये परसेंटेज रेशो बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और होती है, सिलिका के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, ओके ना। उसके बाद अगर पता है इसमें एक चीज़ जो है वो आरपीएससी में पूछी गई थी, ये ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि जनरलाइज ये पूछा गया तो सबको लगा क्या मतलब बच्चा ना बचकुच जैसा मतलब सवाल पूछ लिया गया। पर पता है उसने वहाँ बाई वॉल्यूम लिखा था और बाई वेट लिखा हो तो फिर आंसर अलग होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर वो आपसे एयर का कॉम्बिनेशन बाय वेट पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, और अगर आपसे बाय वॉल्यूम पूछे तो कॉम्बिनेशन का परसेंटेज अलग होगा। अब मैं एक एक करके बोल रही हूँ और ये डाटा चुकी है। देखो या कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देख बेटा बहुत ज़्यादा ना ऐसे याद नहीं रहती, सो दैट हम लोग जो है ना इस चीज़ को डाटास को एक्सप्लेन करते हैं। देखो अगर वो आपसे ये पूछता है बाय मास या बाय वेट जो है वो आप बताइए, तो देखो सबसे ज़्यादा तो जनरल हो, ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो देखो हमेशा दोनों का केस में सेम है, नाइट्रोजन ही है। एयर के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, सो दैट नाइट्रोजन का कितना होगा 75.47। मैं एक साथ बोल रही हूँ, सुनती जाना और लिखती जाना। वैसे तुम्हारे पास ये डाटा पीडीएफ में मिल जाएगा। नाइट्रोजन होता है 75.47%, ऑक्सीजन होता है 23.20%, आर्गन होता है 1.28%, CO2 होता है 0.062%। इवन पता है नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन का भी जो होता है रेशियो होता है, बट मैंने आपको बताया कि आर्गन का 1.28% हो गया इन द केस ऑफ द बाय वेट। एंड बाय वॉल्यूम पूछता तो मैंने आपको कभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बाय वॉल्यूम वो कितना बताया था मैंने आपको 0.90%। सो दैट ये देखो डिफरेंस आया ना, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा गया। बंदे ने बाय वॉल्यूम दिया, मैंने आपको बाय वॉल्यूम ही बताया शुरुआत में जो बताया, बट ये चीज़ें अब उसका मूड हो गया, बाय वॉल्यूम ने लिख के बाय वेट बोल लिया तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत माइनर है, ऐसा जैसे सबको लगता है यूँ आ गया यूँ आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा, बट यहाँ भी आपके ट्विस्ट क्रिएट हो सकता है, आपकी शार्पनेस यहाँ भी चेक की जा सकती है। सो दैट इसके बाद आप देखिए यहाँ पर नियॉन भी होती है, वो होती है 0.0012%। देन हीलियम होता है 0.0004 टाइम्स 0.7%। उसके बाद क्रिप्टॉन 0.03 टाइम्स 0 और फिर 3% आ गया, तो 0.0003%। ओके, हाइड्रोजन जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, जिनॉन बहुत ही कम होता है 0.4 टाइम्स 0.4%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है बेटा, अब मैंने डाटा पहले बता दिया है, तो मैं बाय वेट और बाय वॉल्यूम में केवल उन्हीं गैसेस को आपको पॉइंट आउट करूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर कभी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नहीं जाए। ओके, नाइट्रोजन बाय वेट 75.47 बट बाय वॉल्यूम 78.08। ऑक्सीजन बाय वेट 23.20% बट बाय वॉल्यूम 20.95% यानी 95%। आर्गन बाय वेट 1.28% बाय वॉल्यूम 0.90%। कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट 0.062%। ये पूछ लिया सामने वाले में, तो आपको अगर बाय वेट बोला है तो आप क्या आंसर टिक करेंगे 0.062%। देन बाय वॉल्यूम्स
40% या 30, मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था 30, तो ये आपके पास होता है। उसके बाद आपने इसके अलावा और कोई गैस ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये हम जस्ट स्टडी देख लें कि बाई वॉल्यूम्स जो होती है वो नियॉन जो होती है वो 0.0018% होती है, हीलियम 0.0005% होती है, क्रिप्टॉन 0.001% होता है, देन हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है दोनों ही कंडीशंस में, और जिनोन जो होता है पता है वो तो बाउंड्री कंडीशंस में बाई वॉल्यूम दे रखा है 8.7 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, सो दैट बाई वॉल्यूम में वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं ये भी नेग्लिजिबल कंडीशन है। ओके, तो ये मैंने पूरा आपके कहने से क्या बता दिया आपको, कॉम्बिनेशंस ऑफ एयर। उसके बाद और भी कंपाउंड्स आपके एयर के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ख़त्म हो गया। तो वो जो कंपाउंड्स हैं आपके पास, वो कंपाउंड्स क्या हैं बेटा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, उसका 1 ppm होता है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। उसके बाद CH4 2.0 ppm, N2O 0.5 ppm, और उसके बाद ये पूछा हुआ सवाल RPSC में, ओजोन जो होता है उसका कॉम्बिनेशन एयर में 0.07 ppm होता है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद N2O 0.02%, I2O आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं ना, जो सी एरियाज वगैरह में मिलते हैं, वहाँ पर कोस्टल एरियाज में जहाँ नमक वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पर उस एरियाज वगैरह में, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं I2 वेपर्स, वो होते हैं आपके 0.01 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड ये 0% ट्रेस होती है, मतलब नहीं होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद अमोनिया भी बहुत ही ट्रेस जो होता है वो नहीं हो पाता है इसके अंदर, तो सो दैट ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब पता है एक चीज़ थी जो जस्ट अभी जो तुम्हें बता रही थी, तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है इन जनरल फॉर्म में, तो फ्यूल कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना बेटा, उसमें अगर उसको अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली नहीं है तो पता है वहाँ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब क्यों होती है इसे मैं पॉइंट्स में समझा रही हूँ, इसका आंसर इन्हीं में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो इसमें आपको इजीली मेरी इस बात में कंप्लीटली आंसर मिल जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि इनकम्प्लीट ऑफ द कार्बन या फ्यूल्स के कंबंशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मतलब अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है तो जो गैसेस बनेंगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बने, CO, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, ठीक है। सो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगी ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और बहुत ही स्टेबल कंपाउंड हीमोकार्बोक्सिल कंपाउंड बनाती है, हीमोकार्बोक्सिल कंपाउंड बना लेती है। तो ये जो बनाती है ये स्टेबल होता है। तो हमने सपोज कीजिए 100 मॉलिक्यूल्स लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो 100 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन आपके ब्लॉक हो गए। अब वो जो है वो रिफॉर्म में काम नहीं आएंगे, यानी कि आपके 100 पार्टिकल्स हीमोग्लोबिन के ख़त्म, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बन गया वहाँ पर। अब दोबारा वापस से आप सांस लोगे तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, और दम घुटने से जो होता है वो इंसान मर जाता है। तुमने कभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कई बार आता है हर सर्दी के एक आध होती है, जो साल 1.5 साल में से अब ये कम हो गया है, पर अभी इसी साल मैंने 2024 में ही अभी दिसंबर के टाइम पे एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, झालावाड़ इलाके की थी। वहाँ पर यही हुआ कि वो लोग सिगड़ी होती है ना कोयले वाली, जो सर्दी को से मतलब फ्री करने के लिए कभी रूम हॉट हो जाए उसके लिए हम सिगड़ी जलाते, देखिए ना तुमने, वो सिगड़ी होती है वो गाँव में कोयला रखते हैं नीचे, फिर वो फ्यूल अंदर से नीचे से आग लगा के फिर वो कोयला खुद बर्न होने लगता है, तो उसे सिगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिगड़ी। वो जो सिगड़ी होती है ना वो जला के वो लोग सो गए और उन्होंने दरवाज़ा पैक कर लिया। अब पता है चूँकि दरवाज़ा पैक कर लिया, सर्दी की वजह से इंसान ज़्यादातर पर्दे वर्दे वो जो भी उनका घर में होगा खिड़कियाँ सब लगा रखी थी। चूँकि वहाँ पर क्या हुआ, और वो बर्निंग ऑफ द जब फ्यूल हो रहा है वहाँ पर कोयला जल रहा है, तो वहाँ पता है उससे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हुई, और जब कम हुई तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड।
और धीरे धीरे वो पूरे घर में फैल गई और एट लास्ट उन सब की दम घुटने से डेथ हो गई। तो आई थिंक सो कि अभी आपको समझ में आ गया। स्पेशल क्वेश्चन आया हुआ है, क्या रीज़न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हार्मफुल है? बिकॉज वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शंस करके हीमोग्लोबिन कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स बनाती है और वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, सो दैट इसलिए वो हार्मफुल है। क्लियर? इसकी रिएक्शंस मैं तुम्हें पीपीटी में दे दूंगी, तो वो देख लेना। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा, ये कल वाला आज वाला इन सब का एक पूरा डाटा शीट जो है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, बाय बेटा।